जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान कक्षा 10 के अंतर्गत गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं तथा गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या क्या स्थितियां होती हैं। इन सभी के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया है कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसमें से जाके देख लीजिएगा कि प्रतिबिंब किसे कहा जाता है तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। और गोलीय दर्पण में जो दो दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। इन दोनों दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थितियां क्या क्या होती हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है, इसमें सबसे पहला हम देखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहला नियम कहता है जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के से आती है समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। यानी प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम कहता है, जैसे हम यहाँ कोई दर्पण लेते हैं, मान लेते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है। यहाँ हम बना देते हैं कौन सा, ये उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से चित्र देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, लिखने के लिए पर्याप्त है ये समझना। ठीक है, समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण दिख रहा है इस दर्पण को क्या कहते हैं, तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण और ये दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। ठीक, अब अभी आपको पहला नियम बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरण कैसे आई है, इस मुख्य अक्ष के कैसे आई, समांतर। ऐसे भी यहाँ भी आएगी, कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। आपको एक चीज बता है कि ये जब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को काटती है उसी को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा किए थे कि फोकस बिंदु किसे कहा जाता है। तो उसमें बताए थे आपको कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक वही चीज यहाँ भी देखेंगे कि ये किरणें कैसी आई है, मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो जाएंगी कहां से, जिस बिंदु से जाएंगे उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। यानी इस तरीके से किरण आई है और टकराकर ऐसे मुड़ गई है, तो जिस बिंदु से जा रही है उसी बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। अच्छा, वास्तव में ये किरणें देखिए वास्तव में फोकस बिंदु से जा रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये किरण जब परावर्तित होगी तो किसी न इस मुख्य अक्ष पर स्थित जो बिंदु होगा उसके सीध में होगी, यानी उससे नहीं जाएगी, क्योंकि इधर तो पॉलिश किया गया है, इसके अंदर तो जाएगी नहीं। तब जाएगी कहाँ, तो इस फोकस बिंदु के कहा जाएगी, सीध में जाएगी। इस तरीके से इस फोकस बिंदु के सीध में जाती है, यानी ये जो बिंदु दिखता है इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो पहले नियम में हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस बिंदु से जाती हैं या फोकस बिंदु के सीध में जाती है। ठीक है, यही है पहला नियम। जो दूसरा नियम होगा ठीक इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, इसका उल्टा होने का मतलब क्या है, यही हम बता देते हैं, इसी चित्र को बता देते हैं। ठीक है, जैसे यही दूसरा नियम है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो चिन्ह बनाए हैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं ना, ऐसे, तभी हम समझ पाएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, ये किरण आई कैसे, मान लेते हैं ये कोई वस्तु यहाँ रखे, यहाँ से ऐसी किरण गई है और ये किरण जा कहाँ से रही है, तो फोकस बिंदु से होकर जा रही है। ठीक है, ये किरण कहां से आ रही है, फोकस बिंदु से, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये किरण कैसे हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही यहां जब देखेंगे तो ये किरण किसी बिंदु के सीध में आ रही है, जैसे ये फोकस बिंदु से आ रही थी, ये फोकस बिंदु के सीध में आ रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये कैसे हो जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, जो पहला नियम था ठीक उसी का उल्टा है ये। क्या कहेंगे, कहेंगे फोकस बिंदु से आने वाली किरणें या फोकस बिंदु के सीध में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरा नियम आपको समझ में आया कि नहीं, बस पहले नियम का उल्टा। पहले नियम कह रहा था मुख्य अक्ष के समांतर आई है
तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। अब दूसरा नियम ठीक इसी को उल्टा कहता है, क्या कहता है कि फोकस बिंदु से आने वाली किरणें या फोकस बिंदु के सीध में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, ये जो मुख्य अक्ष दिख रहा है इसके कैसे है, समांतर है कि नहीं, यानी इसके समांतर हो जाती है। ये दो नियम हो गए। अब आइए हम लोग देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम जो होता है, यहाँ पर चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण, क्योंकि इसके बाहर पालिश किया गया है, दबे हुए तल कैसा है, परावर्तक तल है। यहाँ जो दर्पण बनाते हैं इस दर्पण को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्योंकि ये अंदर पॉलिश किया गया है और बाहर क्या है, परावर्तक तल है। ठीक, ये जो लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ऐसे इसमें जो लाइन दिख रही है इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये सभी चीजें क्या होती है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था, डिटेल में इसकी परिभाषा बता दिए थे, ये कैसे बनते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कहाँ तक की रेखाओं को क्या क्या कहा जाता है, कौन कौन से बिंदु होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से हमने इस पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक है, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा, इसका पहला वाला वीडियो देखेंगे तो ये पूरी तरह आपको समझ में आएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ये लाइन जो दिख रही है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, और इससे जितनी दूरी पर, यहाँ से ध्रुव से जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु से उतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ऐसे इसमें भी अगर मान लेते हैं यहाँ फोकस बिंदु है, तो ध्रुव से जितनी दूरी पर यह फोकस बिंदु है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। ठीक, अब तीसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो भी किरण होगी, जब दर्पण से टकराएगी, जैसे ये आई है तो दर्पण से टकराएगी तो उसी रास्ते से वापस लौट भी जाएगी। ठीक, तीसरा नियम यही कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यहाँ तो वास्तव में जा रही है, यहाँ क्या होगा, तो वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली किरण, ये कैसे आ रही है, वक्रता केंद्र के सीध में आ रही है, तो वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली किरण ऐसे आई है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट भी जाएगी, यानी इसी रास्ते से ये वापस लौट भी जाएंगे। यही तीसरा नियम है। यानी अगर देखा जाए तो गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से जाती है, तथा दूसरा नियम बताया उसके विपरीत होता है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आएगी या फोकस बिंदु के सीध में आएगी तो कैसे हो जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी ये जो लाइन दिख रही है इसकी क्या हो जाती है, समांतर। और तीसरा नियम यहाँ दिख रहा है, तीसरा नियम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण या वक्रता केंद्र के सीध में आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक, ये 3 प्रकार के नियम होते हैं, यानी प्रतिबिंब बनाने के ये 3 नियम होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या क्या स्थितियां होती है। आइए पहले स्थिति के बारे में हम लोग दर्पण में समझ लेते हैं कि क्या क्या स्थिति बन सकती है। ठीक, यहाँ हम दर्पण बनाते हैं, कौन सा दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, सब चीज समझ में आएगा। तो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ एक बिंदु होता है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, तो एफ कहते हैं। जितनी ही दूरी पर, यहाँ से इतनी दूरी पर ये एफ है, उतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या होता है, सी होता है। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई ऐसी भौतिक राशि इससे संबंधित नहीं होती है, तो मान लिया जाता है इधर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, ऐसे ही पीछे मान लिया जाता है कि दर्पण के पीछे क्या है, अनंत है, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा भौतिक राशि नहीं दी जाती है जिसकी हम परिभाषा यहाँ बता सके। ठीक है, तो दर्पण के, ये अवतल दर्पण के सामने क्या होता है, इसके सामने क्या दिख रहा है, फोकस बिंदु, और क्या दिख रहा है, वक्रता केंद्र, और क्या दिख रहा है, अनंत दिख रहा है। यानी अगर देखा जाए, जैसे नहीं हम कोई हमसे पता पूछता है, हम पहले क्या बताते हैं, उसके मार्केट का जो चौराहा होता है उसको बताते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ से जाइए, उसका लैंडमार्क जो होता है उसको बताते हैं, फिर उसके बगल का उसके घर का एड्रेस देते हैं, यही देते हैं कि नहीं। ऐसे यहाँ देखेंगे, अगर लैंडमार्क की तरह हमको कुछ बताना हुआ तो हम क्या कहेंगे, दर्पण के सामने कहाँ पर है, एफ पर है। और कहाँ कह सकते हैं, दर्पण के सामने कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। ये लैंडमार्क है कि नहीं, क्योंकि इससे संबंधित ये भौतिक राशियां हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके सामने अगर हमको स्थिति बतानी है तो हम क्या बता सकते हैं, यही तो कह सकते हैं
कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, या कह सकते हैं कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, या कह सकते हैं कहाँ पर है, फोकस बिंदु पर है। ठीक है, या और भी कह सकते हैं जैसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, और कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच है, और कह सकते हैं फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच है। समझ में आएगा नहीं? यहाँ कुछ ऐसे लैंडमार्क बन रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं, यानी भौतिक राशियों के आधार पर उसका पता हम बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके यहाँ देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं इनकी क्या क्या स्थितियां संभव हो सकती हैं। तो आइए सबसे पहला हम लोग देखेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, अनंत पर, यानी वस्तु को जब हम अनंत पर रखेंगे तो इस दर्पण के द्वारा, ये जो दर्पण दिख रहा है अवतल दर्पण, इसके द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है। ठीक, यानी वस्तु को हम कहां रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो इस कंडीशन पर अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये जो वस्तु रखा गया उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा, कहां पर बनेगा और आकार भी कैसा होगा, यही सब चीज हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे यहाँ जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे इधर जो पॉइंट होगा उसको क्या कहते हैं, अनंत, क्योंकि इसके बाद हमको कोई भी भौतिक राशि नहीं पता है, जितना पता था हमने उतना लिख दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं इधर क्या है, अनंत है, वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर। अच्छा, वस्तु जब अनंत पर होता है तो वहां से जो भी किरणें चलेंगी सदैव कैसे चलती हैं, तो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, यानी ये जो लाइन दिख रही है इसकी कैसे जाएंगी, समांतर जाएंगी। यानी अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के सदैव कैसे होती हैं, तो समांतर होती हैं। ठीक है, यानी यहाँ से जो किरण चलेगी एक किरण को ऐसे दिखा देते हैं और दूसरी किरण को इस तरीके से दिखा देते हैं। आपको प्रतिबिंब बनाने का पहला जो नियम है यहाँ लागू होगा। कैसे लागू होगा, किरणें कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। जब किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, फोकस बिंदु से जाती हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो परावर्तित या दो अपवर्तित किरणों की आवश्यकता होती है, यानी ऐसा कोई बिंदु हमको मिल जाए जहां पर दो परावर्तित किरणें आपस में मिल रही हो या दो अपवर्तित किरणें आपस में मिल रही हो या मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, तो वहीं पर उस वस्तु का क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की संपूर्ण परिभाषा हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। आपको देखना है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, तो ये चीज अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो पहली किरण कहाँ से आई है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो जाएगी कहाँ से, फोकस बिंदु से जाएगी। ये जैसे जा रही है कहाँ से गई है, फोकस बिंदु से। और दूसरी किरण जो दिख रही है ये भी कैसे है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहाँ से जाएगी, ये भी जाएगी फोकस बिंदु से ही जाएगी। ठीक है, ऐसे आप लोग सीधा बनाइएगा तो ये सीधा ही बनेगा, ऐसे फोकस बिंदु से जाएगी। ठीक है, तो दो परावर्तित किरणें आपस में मिल कहाँ रही है, ये परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है। तो दो परावर्तित किरणें कहाँ पर मिली है, इसी बिंदु पर मिली है, यानी कहाँ पर मिली है, एफ पर मिली है। ठीक, इतना समझ में आएगी नहीं, तो दो कम से कम दो परावर्तित किरणें मिलनी चाहिए, वहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी ये जो पॉइंट दिख रहा है एफ पर ही जो अनंत पर वस्तु रखा गया है उसका प्रतिबिंब यहीं पर बन जाएगा। और देखने में कैसा लग रहा है, एक बिंदी की तरह दिख रहा है, यानी कह सकते हैं वस्तु की तुलना में कैसा है, बहुत ही छोटा होगा। और जब ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यही चीज हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो लिखा जाता है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम तीन बातों को विशेष ध्यान देके लिखते हैं। कौन कौन सी बात है अभी हम यहाँ लिखते हैं और समझाते हैं आपको भी। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहली बात लिखी जाती है कि प्रतिबिंब बना कहां पर है। तो प्रतिबिंब कहां पर बना है, फोकस बिंदु पर बना है, यहां लिखेंगे। यानी प्रतिबिंब कहां है, तो फोकस बिंदु पर। पहली बात ये लिखेंगे फोकस बिंदु पर, यानी कहां लिख देंगे, कैपिटल एफ पर। अब दूसरी बात लिखते हैं ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और एक चीज हमको पता होना चाहिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ये सदैव कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या लिखते हैं, तो तीसरी बात लिखते हैं वस्तु की तुलना में ये आकार में कैसा है। तो वस्तु से कैसा है, बहुत ही छोटा। तो यहाँ लिख देंगे वस्तु से
वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक, यही तीन बात लिखा जाता है इसमें। प्रतिबिंब की स्थिति में हम तीन बात को लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं कि प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस बिंदु पर बना है। और कैसा बना है, वास्तविक। वास्तविक होने का मतलब क्या होता है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और अगर देखा जाए तो वस्तु कुछ भी आकार में है, कैसा भी हमको नहीं पता, लेकिन ये दिख रहा है कि बहुत ही छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से बहुत ही छोटा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न यही से पूछे जाते हैं ना। 100% फिक्स है, जो यहाँ 7-8 स्थिति बताएंगे उसमें से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है। समझ में आया कि नहीं? या तो ये देगा बहुविकल्पी के जो प्रश्न होते हैं उसमें देगा, या तो दे देगा कि किरण आरेख बनाइए। 2 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें देगा कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका किरण आरेख बनाइए। तो ये 2 नंबर में बनाने के लिए दे देगा, ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, बाकी जो बहुविकल्पी में देता है ये पूछा जाएगा जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी प्रतिबिंब की क्या स्थिति होती है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की जो स्थिति में सबसे पहली बात देखेंगे उसमें लिखा होगा फोकस बिंदु पर बनता है, और कैसा होगा, वास्तविक यानी उल्टा बनता है, और कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? अब आइए हम लोग दूसरी स्थिति को देखते हैं कि जब वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को यानी जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ हो जाए, बीच में हो जाए, तब इस दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, फिर यहाँ नीचे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण को ही हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए अवतल दर्पण बना है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ जो बिंदु है इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ कौन सा बिंदु आता है, तो इसको कहते हैं फोकस बिंदु। इससे जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर यहाँ पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये भी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब वस्तु यहाँ क्या होता है, अनंत होता है। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ऐसे हम रख दिए। ठीक, अब हम जो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम देखे थे उसमें 3 नियम में से 2 नियम लागू करके ये चीज देखेंगे कि ये जो वस्तु रखा गया है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला नियम यहाँ लागू करेंगे, किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो किरण कैसे गई है, मुख्य अक्ष के समांतर। हमको ये पहले नियम बताता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, तो फोकस बिंदु से जाती है, यानी इस बिंदु से होकर ये गुजरेगी। जब टकराएगी तो ऐसे यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, तो ये बना दिए यहाँ पर, ऐसे गुजर रही है। अब दूसरा नियम कहता है कि दूसरा नियम ये कहता है जब किरण कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। दूसरी किरण कहाँ से गई है, फोकस बिंदु से गई है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य अक्ष की कैसे हो जाती है, तो समांतर हो जाती है। इस तरीके से कैसे हो जाएगी, समांतर होकर जाएगी। तो पहली परावर्तित किरण ये दिख रही है और दूसरी परावर्तित किरण ये दिख रही है। दोनों परावर्तित किरणें आपस में कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। यही इस वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब होगा। यानी जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। और देखने में कैसा लग रहा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, और कैसा है, ये उल्टा है। और किरणें कैसे मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। जब वास्तव में किरणें मिलती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में कितनी बातों को लिखा जाता है, तो 3 बातों को लिखा जाता है। हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में लिखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच है। यह लिख सकते हैं, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच है। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या लिखते हैं कि प्रतिबिंब बना कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। कैसा है, वास्तविक। आभासी का मतलब सीधा, जहां ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी किरणें, मिलती हुई हमको क्या होंगी, प्रतीत होंगी। ठीक है,
यहाँ पर किरणें कैसे हैं, वास्तव में मिल रही है, परावर्तित होकर वास्तव में आई है। यहाँ हमको कल्पना नहीं करना पड़ा, अपने दिमाग में ये सोचना नहीं पड़ा है कि वहां से निकल रही है या निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा कोई कल्पना हमको नहीं करना पड़ा। हमको सीधा दिख रहा है, यह परावर्तित होकर किरणें मिली है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा हो गया है, उल्टा हो गया है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं, उल्टा। और तीसरी बात क्या लिखते हैं, वस्तु की तुलना में है कैसा, तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा। अभी इसके पहले जो प्रतिबिंब बना था वो कैसा था, वस्तु से बहुत छोटा था। यहाँ पर बहुत छोटा नहीं दिख रहा है, कुछ तो है लेकिन है तो छोटा ही, तो वही लिखेंगे, वस्तु से कैसा है, छोटा है। ठीक, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक, और कैसा बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। और कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरी स्थिति को देखते हैं। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, यहाँ से उठाकर कहाँ रख देंगे, वक्रता केंद्र पर रख देंगे। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। वस्तु को हमने सी पर रखा है, अब उसके द्वारा जो अवतल दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए हम लोग किरण आरेख के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर तो हम सबसे पहले यहाँ चित्र बनाएंगे। ये कौन सा चित्र है, तो अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो अवतल दर्पण होगा। यहाँ हम बना देते हैं। इसके उभरे हुए तल को पॉलिश किया जाता है तथा दबा हुआ तल कैसा होता है, चिकना होता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। ये जो किरण जा रही है, इस किरण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इस किरण को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव। यहाँ पर जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। इसके दुगनी दूरी पर क्या होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखना है, इसी वक्रता केंद्र पर ही रखना है। तो पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो टकरा कर कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। ऐसे फोकस बिंदु से गई है। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण इस तरीके से गई है यहाँ पर। अब ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो ऐसे जाएगी। अगर इसको मिलाया जाएगा, देखा जाएगा, तो यहीं पर ये मिल जाती है। ठीक है, आप फिट से माप के जब बनाएंगे, यानी हर एक चीज जब माप के बनाएंगे ना, तो ये जितना बड़ा वस्तु दिख रहा है, यानी जिस साइज का ये वस्तु है उतना ही उसी साइज का क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो दूसरी किरण ऐसे आई है, परावर्तन होकर इस तरीके से गई है। ये पहली किरण ऐसे आई है, परावर्तन होकर ऐसे गई है। ये पहली परावर्तित किरण है, ये दूसरी। दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस चित्र को हम ध्यान में देकर यहाँ इन्हीं तीन बातों को लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब बना कहाँ पर है, कहाँ पर बना है, तो वक्रता केंद्र पर ही बना है। यानी जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाता है, तो वक्रता केंद्र पर ही रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो वही चीज यहाँ लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, केंद्र पर ही, केंद्र पर ही। और कैसा बना है, तो देखने में कैसा लग रहा है, वास्तव में किरणें मिल रही है ना। जब वास्तव में किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ लिख देंगे। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव उल्टा होता है। क्या यहाँ उल्टा नहीं बना है, उल्टा ही तो बना है, देखिए नीचे ही बना है नहीं। यानी कह देंगे प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, ये चीज समझ में आया कि नहीं। तो तीन बातों को लिखा जाता है, तीन बातों को हम लिख दिए। प्रतिबिंब बनने की स्थिति, जो प्रतिबिंब बना है उसकी स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र पर बना है। कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। और कैसा है, वस्तु के बराबर आकार का है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब आइए हम लोग चौथी स्थिति देखते हैं। अब वस्तु को कहाँ उठाकर रखेंगे, इसके बाद रखेंगे। यानी ये कहाँ हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और कहाँ हो जाएगा, एफ के बीच हो जाएगा। यानी अब वस्तु यहाँ को लाएंगे, अब देखेंगे प्रतिबिंब कैसा और कहाँ पर बनता है। ठीक, आइए हम लोग चौथा कंडीशन देखते हैं। जब वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच हो। यानी अब वस्तु को रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच। तो आइए यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये कौन सा दर्पण है, तो ये है अवतल दर्पण। ये जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये जो बिंदु दिख रहा है इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु। जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के ऐसे बीच में रखते हैं, यहाँ रखा जाता है। तो यहाँ से किरण, पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो टकरा कर ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से, ऐसे सीधे निकल गई है। यानी इस तरीके से गई है तो टकरा कर ऐसे वापस लौटी है। ठीक है,
अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, तो फोकस बिंदु से जाती है, ऐसे जाएगी फोकस बिंदु से। तो टकराने के पश्चात ये कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो कि यहाँ दिख रहा है, ऐसे क्या हो जाएगी, समांतर। अब अगर इसको मिलाया जाए, देखा जाएगा तो यहाँ कहीं पर ये मिलेगी, यानी इधर क्या होता है, अनंत होता है, ये जो दिख रहा है क्या है, सी है। यानी अब वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है यहाँ पर ये कहाँ पर बना है, तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बना है। तो पहली परावर्तित किरण कौन सी दिख रही है, ये वाली है, और दूसरी परावर्तित किरण ये वाली है। ये दोनों यहीं पर तो मिली है, और यहीं पर क्या बन गया है, इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग लिखेंगे, जैसा यहाँ दिख रहा है वही चीज वहां लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में कितनी बातें लिखी जाती है, 3 बातें। प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ 3 बातों को लिखना है। कौन कौन सी बातों को लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ये बना कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है। तो यही लिखेंगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, अब दूसरी बात क्या लिखते हैं कि प्रतिबिंब बना कैसा है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा है, और वास्तव में किरणें मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। कैसा हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इसको लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, उल्टा। यहाँ लिखेंगे यह है कैसा, उल्टा है, क्योंकि उल्टा भी दिख रहा है। ठीक है, अब तीसरी बात में हम लोग क्या लिखते हैं, तीसरी बात में लिखते हैं वस्तु की तुलना में आकार में कैसा है। तो वस्तु की तुलना में आकार में कैसा है, तो बड़ा है। यहाँ लिखेंगे वस्तु से बड़ा। अब आइए हम लोग देखते हैं 5वीं कंडीशन। 5वीं कंडीशन पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी इस वस्तु को उठाकर हम कहाँ रख दें, फोकस बिंदु पर रख दें। यही 5वां कंडीशन हो जाएगा। जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे, तो अवतल दर्पण लेंगे। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये जो लाइन खींची जाती है इसको क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ जो बिंदु दिख रहा है इसको ध्रुव कहते हैं। इसके उतनी ही यहाँ दूरी पर F होगा, तो उतनी ही दूरी पर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब वस्तु को कहाँ रखना है, F पर ही रखना है। तो यहाँ लगाएंगे पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है कि किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो टकराने के पश्चात ये कहाँ से जाती है, तो फोकस बिंदु से जाती है। ऐसे ये टकरा कर वापस लौट जाएगी, जैसा यहाँ दिख रहा होगा। ठीक, अब तीसरा नियम कहता है, यहाँ दूसरा नियम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वस्तु को हम फोकस बिंदु पर ही रख दिए हैं। अब फोकस बिंदु से किरण जाएगी नहीं, तो कैसे जाएगी, तो यहाँ तीसरा नियम लगाएंगे। और तीसरे नियम में कैसा नियम लगाएंगे, तो वक्रता केंद्र से तो जाएगी नहीं, लेकिन वक्रता केंद्र के सीध में जा सकती है कि नहीं, हाँ जा सकती है। तो वही लिखेंगे, ये तीसरा नियम लगाएंगे कि वक्रता केंद्र के सीध में किरण जाएगी। वक्रता केंद्र के सीध में किरण जा रही है, तो आगे तो कहीं नहीं मिलेंगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है कहीं नहीं मिलने वाली। क्या पीछे बढ़ाने पर ये कहीं मिलेंगी, तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि पीछे बढ़ाने पर ये मिलेंगी। तो कह दिया जाता है कि ये किरणें कहाँ पर मिलेंगी, तो अनंत पर मिलेंगी। कहाँ पर मिल जाएंगी, अनंत पर। यानी जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, किरण आरेख बना दिए। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति में हम ये चीजें लिखेंगे। सबसे पहला क्या लिखेंगे, तो सबसे पहली बात लिखेंगे कि बना कहाँ पर है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, तो मान लिया जाता है ये कहाँ पर मिलेंगी, तो अनंत पर मिलेंगी। तो यहाँ लिखा जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर। नंबर दूसरा बात, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। अभी तक कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, सब वास्तविक ही बन रहा था, इसलिए मान लिया जाता है कि ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, वास्तविक ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक होने का मतलब क्या होता है, वास्तविक होने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब तीसरी बात यहाँ लिखेंगे। तीसरी बात में क्या लिखा जाता है, यही कहा जाता है कि ये वस्तु के आकार में बना कैसा है। अभी इसके पहले हम लोग देखे थे प्रतिबिंब बना कैसे था, कैसे कैसे चल रहा था। पहले बना था बहुत छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा। अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी बढ़ रहा था कि नहीं, धीरे पहले बहुत छोटा, फिर बराबर आया, फिर बड़ा आया। अब यहाँ पर कैसा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। छोटे से ये बढ़ रहा है ना, तो इसलिए अब बड़ा आ गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं कि बहुत बड़ा। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से बहुत बड़ा।
ये वस्तु से कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आप? तो वस्तु से कैसा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो इसके अगले पॉइंट में यानी जो इसका छठवां पॉइंट हो जाएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर होगा। तो वस्तु फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आइए हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ समझते हैं। यहाँ बनाएंगे, कौन सा दर्पण बनाएंगे, ये कौन सा दर्पण दिख रहा है, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ जो बिंदु दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब इसकी यहाँ कुछ दूरी पर हम क्या लेते हैं, फोकस बिंदु। जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है उतनी ही दूरी पर क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब वस्तु को रखना कहाँ है, तो फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच रखना है। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच रखना है। पहली किरण कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो टकराने के पश्चात ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी या फोकस बिंदु के सीध में जाएगी। तो मान लिया जाता है ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, जैसा कि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। इस तरीके से ये वापस लौटी है, ठीक है। अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, तो दूसरी किरण हमको दिख रहा है, अगर हम फोकस बिंदु से लेकर जाएं तो फोकस बिंदु के सीध में जाएगी, तो मुख्य अक्ष कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये तो हो सकती है, लेकिन यहाँ तीसरा नियम लगाएंगे। तीसरा नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र के सीध में जाएगी। ये किरण कैसे गई है, वक्रता केंद्र के सीध में, तो सीधा वापस लौट भी आएगी। इस तरीके से ये वापस लौट भी आएगी, ठीक है। ये जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है कि नहीं, हाँ लौट आती है। यहाँ पीछे जैसे जैसे खिसकाएंगे इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परावर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन इसको तो मिलाना है, बिना मिलाए तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तब हम क्या करते हैं, मन ही मन ऐसा विचार करते हैं, ये जो किरण दिख रही है ये किरण पीछे खिसकाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर मिल जाएंगी। जैसे हम यहाँ खिसका के दिखाते हैं आपको, ऐसे यहाँ खिसकाएंगे तो इसको ऐसा लगेगा ये पीछे जाकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर ये मिल रही है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इस बिंदु पर जाकर ये मिल गई, तो इसको ऐसे मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। यही इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच रखते हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। और होता कैसे, आकार में वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा। यही से लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में सबसे पहली बात लिखेंगे ये प्रतिबिंब बना कहां पर है, कहां पर बना है, तो दर्पण के पीछे। यहां लिखेंगे दर्पण के पीछे। और दूसरी बात में लिखेंगे ये है कैसा, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा, आभासी नहीं है, देखिए वास्तव में किरणें तो इधर आ रही थी ना मुड़कर, ये हमने आभास किया कि यहाँ पर मिलेंगे या मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा हो किरण आरेख में जब बनाए तो यहाँ सीधा भी दिख रहा है कहीं, तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं अगर सीधा है तो क्या हो गया, आभासी हो गया। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे ये प्रतिबिंब है कैसा, सीधा है, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या लिखते हैं, वस्तु की तुलना में है कैसा, तो वस्तु की तुलना में कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा, ठीक। ये तीन बातें लिखनी होती हैं, तीनों बातों को हम लिख दिए, ठीक। ये किरण आरेख याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ये जितनी अभी 6 बताए, 6 कंडीशन, एक कंडीशन और है जो उत्तल दर्पण से संबंधित है, ठीक है। तो ये जितने भी 6 कंडीशन 7 कंडीशन होंगे ये आपके एग्जाम में 100% फिक्स है। या तो बहुविकल्पी के जो प्रश्न आते हैं 1 नंबर के प्रश्न उसमें से पूछा जाएगा, यानी उसमें पूछा जाएगा, नहीं तो 2 नंबर का पूछा जाएगा जो आता है कि किरण आरेख बनाकर प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाइए या बताइए, ठीक है। ये चीजें 100% फिक्स हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, ठीक। ये बात समझ में आया कि नहीं। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा जितने संभव हो सकते थे, जितनी स्थितियां हमने यहाँ देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की क्या स्थितियां होती हैं। उसमें केवल एकमात्र ही स्थिति होती है, बाकी उसमें और कोई ऐसी स्थिति नहीं होती, उसमें केवल एक ही होती है। कैसे एक ही होती है और क्यों होता है इसका कारण भी हम लोग समझ लेते हैं, और एक स्थिति होती क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसमें एक ही स्थिति होती है तो वही हमको देखना है क्यों होता है, यहाँ हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो दर्पण बना है ये दर्पण कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है, अंदर की तरफ पालिश है, बाहर कैसा है तो परावर्तक तल है। ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके जितने भी अभी इसके पहले हम बताए थे आपको, जैसे चौराहा नहीं लैंडमार्क होता है कि नहीं, उसके सब दर्पण के सामने थे और इसके सभी कहाँ है, दर्पण के पीछे हैं। ये दर्पण के पीछे है, क्या वस्तु को हम दर्पण की मान लेते हैं, ये चिकना है और ये पॉलिशदार
है, ठीक है, ये शीशा है, ये पॉलिशदार है, ये चिकना है, क्या हम इसके पीछे से जाकर इसको देखेंगे? नहीं, कभी नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे। पीछे अगर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब थोड़ी बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ से बनता है? सामने से बनता है। तो वही चीज इसके सभी जितने भी लैंडमार्क होते हैं, यानी जितनी भौतिक राशियां होती हैं, सब इसके अंदर होती हैं, और अंदर तो वस्तु को हम रख नहीं सकते, और रखेंगे भी तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसीलिए इसका केवल एक ही स्थिति होता है कि हम दर्पण के सामने वस्तु को रख दें, और इसके सामने कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं होता जिसको हम बता सके कि इस जगह पर रखें। जैसे अभी बता रहे थे, अनंत पर है, वक्रता केंद्र पर है, फोकस बिंदु पर है, या उसके बीच में है कहीं पर, तो यहाँ कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं दिखता है। ये सभी कहाँ होते हैं? अंदर की तरफ होते हैं। जब अंदर की तरफ होते हैं, अगर वस्तु को हम अंदर रखेंगे तो उसका तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, और प्रतिबिंब तो हमको बनाना है, वही तुमको देखना है, बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियां। तो इसमें केवल कितनी स्थिति होंगी? एक ही होंगी, यानी कह देंगे दर्पण के कहाँ है? सामने है। अब जो पॉइंट दिख रहा है इसको फोकस बिंदु कहते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने वस्तु को कहाँ रखा है? तो दर्पण के सामने। पहली किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन होकर कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु के सीध में जाती है। जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा, ये फोकस बिंदु के कैसे गई है? तो सीध में गई है, ठीक है, यहाँ ऐसा दिख रहा है, ये फोकस बिंदु के सीध में। तो दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? दूसरी किरण अगर मान लेते हैं हम वक्रता केंद्र के सीध में आ रही, क्योंकि वक्रता केंद्र से तो जा नहीं सकती है क्योंकि ये अंदर है, तो वक्रता केंद्र के सीध में तो आ ही सकती है, तो वक्रता केंद्र के सीध में ऐसी किरण आ रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात कैसे जाती है? उसी से रास्ते से वापस लौट जाती है। क्या एक परावर्तित किरण ये है, दूसरी परावर्तित किरण ये है, अगर पीछे खिसकाएंगे तो क्या है कहीं पर मिलने वाली है? नहीं। तब हम इसको क्या करते हैं? पीछे खिसकाते हैं। ऐसा महसूस होता है हमको, इसको पीछे खिसकाएंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो यहीं पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हमने ये आभास किया है कि यहाँ पर ये मिलेंगी, इसलिए कैसी हो गई? आभासी प्रतिबिंब हो गई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कहाँ पर बना है। अच्छा, ये बनता कहाँ पर है? हमेशा P तथा F के बीच बनता है। वस्तु को हम चाहे जहां रख दें, हमेशा कहाँ बनेगा? ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच ही बनता है। इसमें ये फिक्स है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा यह सदैव ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच बनेगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं P तथा F के बीच, P तथा F के बीच में बनेगा, ठीक। ये पहली बात। दूसरी बात क्या लिखते हैं? दूसरी बात लिखते हैं ये बना कैसा? वास्तविक है कि आभासी है? ये सीधा दिख रहा है, इसलिए सीधा होने का मतलब क्या हो गया? आभासी हो गया। और वैसे भी हमने आभास किया है कि पीछे खिसकाएंगे तो ये पीछे मिलेगा कहीं पर, यानी हमने क्या किया है? आभास किया है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो तीसरा बात यह है कि वस्तु की तुलना में है कैसा ये? तो वस्तु की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है, यानी यहाँ लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है, ठीक है। यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर हमको समाप्त करना पड़ रहा है, ठीक। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, यानी ये जो दर्पण है, दर्पण से संबंधित कुछ चिन्ह परिपाटियों को लेकर, और उसका प्रयोग हम सवाल में कैसे कर सकते हैं या सूत्र के निगमन में कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।